देखो बच्चों, एक टेस्ट लिया था हमने बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स का, फटाफट से सॉल्व कर लेते। सो क्लासीफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स इनटू एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल, वन बाय वन। भद्रेश कैपिटल, बोलो कहाँ जाएगा? कैपिटल में। एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंडिचर, कैपिटल। लूज टूल, एसेट। लूज टूल जैसे कि नहीं, मान लो कार के साथ जैक लगा हुआ रहता है, वो नट वट खोलने के लिए पाने वाने रखे रहते हैं। ये कुछ लूज टूल्स के एग्जाम्पल है, मेरे लिए एसेट्स है, राइट। उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंस, एसेट। उसके बाद एक्सपेंस नहीं है, एसेट। कॉपीराइट, एसेट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, लाइबिलिटी। री रिसीव्ड इंटरेस्ट, लाइबिलिटी। इनकम ड्यू डेट के पहले मिल गई है। अच्छा, ऐसा कोई बच्चा जिसका आज फर्स्ट डे है? 1 2 3 4 5, क्या बात कर रहे हो? आपका आज फर्स्ट डे है? ओके, डोंट वरी, जो जो आपका छूटा है इसके बाद में ना हम लोग एक काम करेंगे, जो जो अभी तक पढ़ा है उसके लिए एक सेशन लूंगा 1-2 दिन का और वापस सेपरेट। तो उसमें ना जो जो बच्चों का छूट गया वो वापस कवर अप करवाऊंगा, चिंता मत करना, ठीक है। आ जाओ। प्री रिसीव्ड इनकम, ये लाइबिलिटी क्यों हुई बेटा? ध्यान से सुनना। ये मान लो मैं लैंडलॉर्ड हूँ, ये मैंने मेरी प्रॉपर्टी किराए से दिया। अभी चल रहा है जनवरी, फेब, देन मार्च। मेरा जो टेनेंट है उसने जनवरी मंथ में जनवरी का रेंट तो दे ही दिया, साथों साथ उसने फेब का भी रेंट दे दिया अभी से ही, और मार्च का भी रेंट अभी दे दिया। टोटल उसने कितना रेंट दिया? टोटल रेंट उसने दिया 30,000। अब इस 30,000 में जैन मंथ का जो रेंट था वो जैन में दे दिया, ठीक है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। बट जैन में उसने फेब और मार्च का भी रेंट दे दिया। तो बताओ बेटा, एडवांस रेंट कितना हुआ? एडवांस रेंट रिसीव्ड, इसी को बोलते हैं प्री रिसीव्ड रेंट। यहाँ पे एक इंटरेस्ट है, मैंने रेंट का एग्जांपल लिया। यानी इनकम जो फ्यूचर में मिलने वाली थी वो एडवांस में अभी से मिल गई। तो ये हो गया एडवांस रेंट और प्री रिसीव्ड रेंट, कितना? 20,000। और जो करंट रेट का रेंट मिलना चाहिए था वो कितना है? 10,000। सो टोटल कितना हुआ? 10 और 20, टोटल कितना हो गया? 30,000। यस और नो? सो 30,000 रेंट में एडवांस रेंट कितना है? 20,000। अब तुम मुझे एक चीज बताओ कि इन केस अब जो मेरा टेनेंट है उसने अभी से मुझे फरवरी और मार्च का रेंट दे दिया, अभी उसने देना चाहिए था क्या? नो। फरवरी और मार्च का रेंट कब देना चाहिए था? फरवरी और मार्च में। उसने समय से पहले मुझे रेंट दे दिया, जरूरत नहीं थी, उसकी ऑब्लिगेशन नहीं थी, मेरा अधिकार, मेरा राइट नहीं था, फिर भी उसने दे दिया। अब मान लो देने के बाद अगर उसको कुछ पैसों की ज़रूरत आन पड़ती है तो वो मुझे बोल सकता है ना कि साहब फेब और मार्च का भी रेंट मैंने आपको एडवांस में दिया हुआ है, मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे वो एडवांस रेंट वापस करो। क्या मुझे वापस करना पड़ेगा? हाँ, क्योंकि वो तो अभी मिलना ही नहीं चाहिए था। एडवांस रेंट होता क्या है? ड्यू डेट से पहले मिल गया। एडवांस इनकम क्या है? जिस दिन वो इनकम ड्यू होने वाली थी उससे पहले मिल गई। तो पहले मिल गई तो इन केस जिस पार्टी ने वो एडवांस हमें इनकम दिया है वो पार्टी को अगर पैसों की जरूरत पड़ती है वो वापस मांग सकती है क्या हमसे? यस। और वो अगर डिमांड करेगी तो क्या हमें देना पड़ेगा? देना पड़ेगा, मतलब मेरे लिए क्या हो गई? लाइबिलिटी। इसीलिए एडवांस इनकम को हम लोग क्या दिखाते हैं? लाइबिलिटी। इन केस वो पार्टी जिसने एडवांस में हमें इनकम दिया है अगर उसको कुछ काम पड़ता है पैसे का तो डेफिनेटली वो हमसे वापस जब डिमांड करेगी तो मुझे कंपलसरी देना ही पड़ेगा। तो वो क्या हो जाएगा मेरे लिए? लाइबिलिटी। इसलिए जब तक फरवरी मंथ नहीं आ जाता तब तक ये फरवरी के 10,000 मेरे लिए लाइबिलिटी है। जब तक मार्च मंथ नहीं आ जाता तब तक ये मेरी लाइबिलिटी है। क्या पता कब वापस देना पड़ जाए, क्योंकि मेरा तो अधिकार था ही नहीं ना फरवरी और मार्च के रेंट पे। मेरा अधिकार कौन से रेंट पे था? सिर्फ जैन के। जैन का रेंट वो वापस मांग सकता है क्या? नो। जैन का रेंट मेरा इनकम है, जैन आ गया, जैन का रेंट मैंने कमा लिया, वो उस पर मेरा हक है। लेकिन फरवरी और मार्च अभी तक आया नहीं, ये तो बेचारा टेनेंट अच्छा था, उसने एडवांस में दे दिया। बट अगर उसको पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो क्या वो हमसे वापस डिमांड कर सकता है? यस। इसीलिए जब कभी भी हमें इनकम एडवांस में मिल जाती है तो ज़्यादा खुश होने वाली बात नहीं है। एडवांस इनकम क्या पता कब वापस देनी पड़ जाए, इसीलिए एडवांस इनकम को कहाँ दिखाते हैं? लाइबिलिटीज़ में। यस और नो? क्लियर है?
सो हमेशा ध्यान रखना, एनी एडवांस इनकम, एनी प्री रिसीव्ड इनकम, चाहे फिर वो रेंट हो, चाहे इंटरेस्ट हो, चाहे और कोई इनकम हो, चाहे कमीशन हो, एडवांस में मिला हुआ इनकम, जब तक वो इनकम का ड्यू डेट नहीं आ जाता तब तक वो मेरे लिए क्या रहेगा, लाइबिलिटी। ये बात समझ में आई? पक्की बात? तो तुम बताओ, प्री रिसीव्ड इंटरेस्ट, प्री रिसीव्ड इनकम क्या रहेगी, लाइबिलिटी। आगे, कमीशन रिसीव्ड इनकम, प्रेट शायद दिया होगा तो एक्सपेंस, प्रेट जनरली हम लोग देते हैं ना, गाड़ी भाड़ा। हाँ, प्लांट एंड मशीनरी एसेट, सन्ड्री इनकम इनकम, लाइव स्टॉक एसेट। लाइव स्टॉक किसके लिए होता है जनरली, डेयरी वालों के लिए, भैंसे वैसे जो बंधी हुई है वो सब वो लाइव स्टॉक है उनका, बरोबर है। जो मुर्गी बेचने का काम कर रहा है उसने आज 50 मुर्गियां खरीदी थी, 20 बेच दिया, 30 अभी भी उसके पास पड़ा है, लाइव स्टॉक। यस और नो, एसेट। उसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, बोलो बेटा। अब ये वैसे तो लॉस है, बट अब हमें यहाँ पे ये इसी में से एक सिलेक्ट करना है, तो मजबूरी में क्या ट्रीट करूँगा, एक्सपेंडिचर। अदरवाइज इसका ज़्यादा प्रॉपर क्लासिफिकेशन क्या रहेगा, लॉस। लॉसेस का हमें बेनिफिट नहीं मिलता है, ना आज ना फ्यूचर में। उसके बाद बैंक लोन लाइबिलिटी, कंप्यूटर एसेट, लीगल एक्सपेंस एक्सपेंस, ऑडिट फी एक्सपेंस। ऑडिट फी क्या होता है, किसको देते हैं, सीए को। सिर्फ सीए ही ऑडिट करता है कि और कोई कर सकता है, डिपेंड्स कौन सा ऑडिट है। कॉस्ट ऑडिट है तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट करेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट करेगा, कंप्लायंस ऑडिट है तो कंपनी सेक्रेटरी करेगा। कंप्लायंस ऑडिट, कंपनी को जो जो रूल्स और रेगुलेशंस अप्लीकेबल है वो रूल्स और रेगुलेशन कंपनी फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है, कंपनी को जो जो लॉज अप्लीकेबल है वो लॉ कंपनी फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है, चेक करने को बोलते हैं कंप्लायंस ऑडिट। बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपर्ली मेंटेन किया कि नहीं किया, ये चेक करने को बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का और बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट, ये सीए करेगा। कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स, कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स, ये एक प्रोडक्ट बनाने के लिए कितने का खर्चा आया, ये हम लोगों को रिकॉर्ड करके रखना पड़ता है, नहीं तो हम लोग सेल प्राइस कैसे डिसाइड करेंगे। तो ये है कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स, ये आगे आएगा, आपको अभी नहीं है। तो कॉस्टिंग रिकॉर्ड जो आप मेंटेन कर रहे हो वो कॉस्टिंग रिकॉर्ड चेक करने की प्रोसेस को बोलते हैं कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट कौन करेगा, सीएमए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट सीए, और कंप्लायंस ऑडिट बराबर है कौन करेगा बेटा, सेक्रेटरियल ऑडिट भी बोलते हैं, सीएस। क्लियर? सो यहाँ पे कोई भी ऑडिट रहो, जो भी फीस है वो क्या रहेगा, एक्सपेंस। और ऑडिट यानी क्या होता है, जैसा होना चाहिए था वैसा है कि नहीं है, ये चेक करने की प्रोसेस को बोलते हैं ऑडिट। आसान भाषा में ऑडिट यानी चेक करना, वेरीफाई करना, स्क्रूटिनाइज करना, एग्जामाइन करना, बरोबर है। मतलब क्या करना, ऑडिट, चेक करना। आपको अगर ऑडिट प्रैक्टिकली समझना होगा तो आपके फ़ोन को पासवर्ड हटा करके मम्मा पापा के सामने टेबल पे लंच पे जब बैठे तब फ़ोन को रख दो पासवर्ड अनलॉक करके, और आप चले जाओ थोड़ी देर के लिए बाहर, और किसी दोस्त को बोल के रखना कि एक बस मिस कॉल दे दे। फिर क्या, सबकी नज़र फ़ोन पे जाएगी और कोई ना कोई तो फ़ोन उठाएगा ही, फ़ोन उठाएगा दिखेगा अरे अनलॉक है। फिर उसके बाद में आपके फ़ोन के साथ जो होगा वो है आपके फ़ोन का ऑडिट, यानी आपका फ़ोन पूरा चेक हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा, स्क्रूटिनाइज हो जाएगा, एग्जामाइन हो जाएगा, और वापस आने के बाद में आपको क्या मिलेगा, ऑडिट रिपोर्ट, रिटन ओपिनियन या ओरल ओपिनियन फ्रॉम योर फादर एंड मदर। चलो आ जाओ। देन मोटर कार एसेट, रिसीवेबल्स इनकम, रिसीवेबल इनकम यानी इनकम आना बाकी, इनकम आना बाकी, जिस पार्टी से पैसे आने बाकी उस पार्टी को हम लोग बोलते हैं डेटर। और डेटर कहाँ क्लासीफाई होती है, एसेट में। पढ़ा था क्या बेसिक में? रॉयल्टी, रॉयल्टी दे रहे तो खर्चा, मिल रहा है तो इनकम। अगर मैं दे रहा हूँ तो एक्सपेंस, इफ रॉयल्टी मिल रही है तो इनकम। अब हमें थोड़ी मालूम दे रहे कि मिल रहे, बराबर है। आ जाओ। देन रिपेयर्स एक्सपेंस, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एसेट, डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम। डिविडेंड क्या होता है, एनीबडी? वेरी गुड, आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद के रखे, अब वो कंपनी क्या करती है, अच्छा आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे मतलब आप क्या बन गए, उस कंपनी के मालिक। शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, मालूम है ना। अच्छा, किसी भी बिजनेस का मालिक कौन रहता है, जिसका भी कैपिटल में इन्वेस्टमेंट है वो मालिक रहेगा, बरोबर है। अब देखो, जैसे एक कंपनी है, बरोबर, जैसे पहले मैं अकेला बिजनेस करता था
मेरे अकेले का कैपिटल लगाया हुआ था, इस टाइप के बिजनेस को बोलेंगे सोल प्रोप्राइटरी फर्म। सोल यानी अकेला, बराबर है क्या? फिर मैंने सोचा यार बड़े लेवल पे काम करना है, मेरे साथ किसी को ले लिया, उसका भी पैसा लगा है, उसका भी स्किल लगा है, इसको क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप फर्म। फिर हम दोनों ने सोचा और बड़े लेवल पे धंधा करना है, पब्लिक को भी साथ में ले लो, पब्लिक का भी पैसा लो, 10 रुपए दो मालिक बन जाओ, 10 रुपए दो मालिक बन जाओ। 50 करोड़ लोगों से 10-10 रुपए ले लिए, 500 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गए, बराबर है? तो यहाँ पे सारी पब्लिक को भी मैंने, जो जो लोगों ने पैसे कैपिटल में कंट्रीब्यूट किया था, तो उनका भी तो कैपिटल में हिस्सा है ना, और उस कैपिटल के एक हिस्से को हम लोग कहते हैं शेयर, है ना, कि कैपिटल में उनका शेयर कितना है। तो शेयर इज नथिंग बट अ शेयर इन शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। शेयर इज द शेयर इन शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, यस और नो? तो जो जो लोगों का कैपिटल में हिस्सा है वो सब लोग क्या बन गए? मालिक। और मालिक को क्या मिलता है? प्रॉफिट। तो शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट जो मिलता है, कंपनी के केस में टोटल कैपिटल है मान लो 1 लाख रुपए का, ये टोटल कैपिटल है। और ये कैपिटल कैसे आया बेटा, ध्यान से सुनना। 1000 लोग थे, सबने कितने कितने दिए? 100-100 रुपए, इनटू नंबर ऑफ पर्सन्स कितने थे? 1000। ये सब लोग क्या बन गए? कंपनी के शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स कौन है? कंपनी के मालिक। मालिक को क्या मिलता है? प्रॉफिट। तो अब जैसे ही कंपनी को प्रॉफिट हुआ, वो प्रॉफिट सब में बटेगा ना, प्रॉफिट बटेगा कि नहीं सब में? तो हर किसी को जो प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है, उस हिस्से को बोलते हैं डिविडेंड। सो डिविडेंड इज नथिंग बट अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट बाय द कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर्स। सो जो हम लोग प्रॉफिट बांट रहे हैं, वो किस फॉर्म में बांट रहे हैं? डिविडेंड के फॉर्म में, यस और नो? डोंट वरी, ये जो भी चीज़ें मैंने बताई लिखने की जरूरत नहीं, आगे 1000 बार आपके लाइफ में आने वाली है, बराबर? बस एक आपको बेसिक आइडिया, उस टाइम पे आपके चेहरे पे ऐसे वाओ ये नहीं होना चाहिए, हाँ ये तो हमें पहले ही पता था, है ना? सो प्रॉफिट हम लोग जो बांट रहे किस फॉर्म में बांट रहे बेटा? डिविडेंड के फॉर्म में। सो ये जो आपको मिल रहा है, आप शेयर होल्डर हो, आपको डिविडेंड मिला, यानी आपको उस कंपनी से इनकम मिला, रिटर्न मिला, प्रॉफिट मिला, क्या है आपके लिए? इनकम। ये 100% किसके करेक्ट आए थे बेटा? एक दो, एक भी गलती नहीं, 100% करेक्ट आया था। 1 2 3 4 5, 5 बच्चों का 100%। वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 2, प्रिपेयर द चार्ट शोइंग द एनालिसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द टेबुलर फॉर्म अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच बाय अप्लाइंग द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। क्या रूल्स हमने देखा था, याद आ रहा है क्या सभी को? देखो, कहाँ लिखो, यहाँ लिखोगे? ये देखो, यहाँ लिख लेते। बोलो, सबसे पहली स्टेप क्या है? अकाउंट नेम, उसके बाद क्लासिफिकेशन, और उसके बाद डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, बरोबर? जो बच्चों का फर्स्ट डे, प्लीज़ आप लोग बस ध्यान दो, है ना? समझ में नहीं आए तो भी चिंता मत करना, मैं बताऊंगा वापस अलग से। बोलो, मेघराज स्टार्टेड अ बिजनेस, मेघराज स्टार्टेड अ बिजनेस विथ कैश ऑफ 30,000। बोलो कौन कौन सा अकाउंट बनेगा? कैश अकाउंट। और ओनर ने बिजनेस स्टार्ट किया ना, यही ना ओनर, ही है ना? ओनर को रिप्रेजेंट करे ऐसा कौन सा अकाउंट होता है? कैपिटल अकाउंट, बरोबर है क्या? कैश कहाँ पे क्लासिफाई होगा? एसेट में। कैपिटल कैपिटल में, बरोबर है? तो इसका बैलेंस कौन सा है? डेबिट बैलेंस। मैं डायरेक्टली लिख दूं क्या बैलेंस यहाँ पे? डेबिट बैलेंस। ये बढ़ता है तो डेबिट करो, कम हुआ तो क्रेडिट। कैपिटल का कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस वाला अकाउंट, बढ़ता है तो क्रेडिट, कम हुआ तो डेबिट। अब तुम बताओ, यहाँ पे कैश बढ़ रही है कम हो रही है बिजनेस में? ओनर ने धंधा शुरू किया तो बिजनेस में कैश आई, तो बिजनेस में कैश बढ़ी, कैश बढ़ी तो कैश को क्या कर दूँ? डेबिट। ओनर बिजनेस में जब भी मनी और मनी जरूरत में कुछ लाता है तो कैपिटल बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ता है तो उसको क्या करना है? क्रेडिट। सिंपल, डन। मॉडर्न अप्रोच, ये हो गया आपका
फर्स्ट एंट्री। देखो टेबुलर फॉर्म बोला था ना इन्होंने, ये मैंने बना लिया। लास्ट में किसी को अमाउंट लिखना है तो लिख लेना। अमाउंट कितना था यहाँ पे? 30,000। 30,000। ये किसका किसका करेक्ट है बेटा? वेरी गुड, है ना। आज दूसरा क्या बोला है? डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक ₹2,000। कौन से बैंक में डिपॉजिट किया? बैंक ऑफ इंडिया में। कैश डिपॉजिट कर दिया 2,000 रुपये। फिर से कौन कौन सा अकाउंट बनेगा बेटा? कैश अकाउंट और बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट। ठीक है, ध्यान से देखो। एक बनेगा कैश अकाउंट, एक बनेगा बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट। कैश का कौन सा बैलेंस? कैश एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस। कैश बढ़ती है तो डेबिट करो, कम हुई तो क्रेडिट करो। कैश बढ़ना या कम होना कहाँ से समझ में आएगा? जो बच्चों का फर्स्ट डे, प्लीज़ ध्यान तो दो पर, है ना। चलो वैसे आप ध्यान दे रहे हो बट मैं एक बार फिर भी रिमाइंडर दे देता हूँ। कैश एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस। कैश बढ़ती है तो डेबिट करना है, कम हो रहा है तो क्रेडिट करना है। बढ़ना या कम होना समझ में आएगा ट्रांजैक्शन से। ट्रांजैक्शन में क्या लिखा है? हमने हमारे बैंक खाते में, बैंक अकाउंट में कैश डिपॉजिट कर दिया, तो बिजनेस में कैश बढ़ी या कम हुई? कम हो गई। बिजनेस से कैश चली गई, कैश चली गई तो कम हो गई, कम हो गई तो नीचे जाने वाला एरो को सर्कल करता हूँ, यहाँ पे क्या दिख रहा है? क्रेडिट। लिख दिया बेटा। सो कैश अकाउंट क्या होगा यहाँ पे? क्रेडिट। यस और नो? उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट, बैंक अकाउंट। यहाँ पे बैंक ओडी है या बैंक है? बैंक है। बैंक बैलेंस आप लोगों के लिए असेट है ना, या फिर ऐसा बोल दो, बैंक आपकी क्या बन गई? डेटर। जैसे ही आप बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हो, अब जिस दिन चाहो आप उस दिन पैसे बैंक से मांग सकते हो। जब भी किसी पार्टी या पर्सन से आपको फ्यूचर में पैसा मिलने वाला है तो पार्टी या पर्सन आपकी क्या बन जाएगी? डेटर। तो बैंक बैलेंस को असेट बोलो चाहे बैंक को डेटर बोलो, आएगा कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस। बढ़ता है तो डेबिट करो, कम हुआ तो क्रेडिट। यही तो रूल है ना डेबिट बैलेंस का। डेबिट बैलेंस अकाउंट इफ फर्दर इंक्रीज विल बी डेबिटेड, इफ डिक्रीज विल बी क्रेडिटेड। बरोबर है। अब तुम बताओ, बैंक में पैसा डिपॉजिट करोगे तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा तो क्या करना है इसको? डेबिट। हो गया। तो आपकी एंट्री कैसी रहेगी? बैंक अकाउंट डेबिट होगा और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। क्यों डेबिट हो रहा है, क्यों क्रेडिट हो रहा है, ये समझना। एंट्री रूल एक भी चीज लर्न मत करना, एंट्रीज जो है ना वो लर्न मत करना। बरोबर। दूसरा ये आया सभी का। उसके बाद तीसरा, विड्रू कैश ₹1,000 फॉर पर्सनल यूज। बैंक से हमने कैश विड्रॉ किया पर्सनल पर्पस के लिए। अगेन सेम रूल। कितनी कैश विड्रॉ किया बेटा? 1,000 है 2,000 है? 1,000। 1,000 कैश विड्रॉ कर दिया है। ठीक है, बोलो कौन कौन सा अकाउंट बनेगा? सेम, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। पर्सनल यूज है क्या? पर्सनल यूज है तो ड्रॉइंग अकाउंट। कहाँ गया रे? से लिखता हूँ। हाँ, बोलो बिजनेस से कैश विड्रॉ किया, बैंक से कैश विड्रॉ किया? बैंक से। बोला है ना, विड्रू कैश। अच्छा, कहीं बैंक वैंक नहीं बोला है बच्चों, बस इतना ही बोला है विड्रू कैश। तो एक बनेगा कैश अकाउंट और एक बनेगा ड्रॉइंग्स अकाउंट। सर ड्रॉइंग्स क्यों? तुम बताओ बेटा। हमने ड्रॉइंग का मीनिंग देखा था, विड्रॉल ऑफ द इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज और हर हाउस होल्ड, डोमेस्टिक और पर्सनल यूज। जब भी कोई ओनर पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस से मनी और मनीज वर्थ में कुछ भी विड्रॉ करता है तो हम लोग उस विड्रॉ को क्या बोलेंगे? ड्रॉइंग्स। यस और नो? तो यहाँ पे बिजनेस से कैश विड्रॉ किया है, बैंक से नहीं। हाँ, बैंक से कैश विड्रॉ किया रहेगा तो क्या रहेगा बता दो वो भी। तो बिजनेस से कैश विड्रॉ किया, एक बनेगा कैश अकाउंट, एक बनेगा ड्रॉइंग अकाउंट। ड्रॉइंग क्यों बना? क्योंकि पर्सनल पर्पस के लिए विड्रॉ किया। अगर बिजनेस से कैश विड्रॉ किया रहता सैलरी देने के लिए तो ड्रॉइंग अकाउंट की जगह सैलरी अकाउंट बनता। बिजनेस से कैश विड्रॉ किया रहता कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट करने के लिए तो ड्रॉइंग की जगह इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट बनता। बिजनेस से कैश विड्रॉ किया वेजेस पेमेंट करने के लिए तो यहाँ पे ड्रॉइंग की जगह वेजेस अकाउंट बनता। बट यहाँ पे बिजनेस से कैश विड्रॉ किया पर्सनल पर्पस के लिए, इसलिए यहाँ पे ड्रॉइंग अकाउंट बना। ये बात समझ में आई सभी को? पक्की बात। चलो बोलो, कैश ये असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस बढ़ता है तो डेबिट करो, कम हुआ तो क्रेडिट करो। तुम बताओ यहाँ पे इस ट्रांजैक्शन की वजह से, किस ट्रांजैक्शन की वजह से? इसकी वजह से कैश बढ़ रहा है कम हो रहा है? बिजनेस से कैश विड्रॉ किया तो कैश कम
कम है तो नीचे जाने वाले एरो को सर्कल लगा दो, कैश क्या होगा, क्रेडिट। उसके बाद ड्राइंग, ऑल एसेट्स, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस एंड लॉसेस आर ऑलवेज डेबिट बैलेंस। याद आ रहा है ना रूल, ऑल एसेट्स, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस एंड लॉसेस आर ऑलवेज हैविंग डेबिट बैलेंस। ये टाइप के अकाउंट बढ़ते हैं तो डेबिट करो, कम हुए तो क्रेडिट करो, बरोबर। सो ड्राइंग का कौन सा बैलेंस है, ड्राइंग का डेबिट बैलेंस, बढ़ता है तो डेबिट, कम हुआ तो क्रेडिट। अब तुम बताओ, ओनर पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस से विड्रॉ कर रहा है, जैसे जैसे वो विड्रॉ करेगा वैसे वैसे उसका ड्राइंग बढ़ते जाएगा, यस और नो। तो यहाँ पे विड्रॉ कर रहा है तो ड्राइंग बढ़ेगा, ड्राइंग बढ़ेगा तो ड्राइंग को क्या करो, डेबिट, सिंपल। चलो आगे, तो एंट्री क्या रहेगी, ड्राइंग अकाउंट विल बी डेबिटेड, कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, या ड्राइंग टू कैश, सिंपल। टेबुलर फॉर्म में बोला था। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम नीलेश, नीलेश से उधारी माल खरीदा, बोलो फर्स्ट स्टेप परचेज अकाउंट। और नीलेश अकाउंट क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पे उधारी में माल खरीदा। जब भी आप किसी पार्टी या पर्सन से क्रेडिट बेसिस पे कोई ट्रांजैक्शन करते हो, मतलब आपका उस पार्टी या पर्सन के साथ मनी और मनी वर्थ में लेन देन पेंडिंग है। और जब भी किसी पर्सन के साथ मनी और मनी वर्थ में लेन देन पेंडिंग होता है तो वो पार्टी या पर्सन का अकाउंट बनेगा। तो यहाँ पे हमने नीलेश भैया से उधारी में माल खरीदा, मतलब नीलेश भाई को पैसे देना बाकी है, हिसाब बाकी है, तो नीलेश का अकाउंट बनेगा। आपको किराना शॉप पे गए, आपने दूध का पैकेट लिया और पैसे दे दिए, बोलो आपसे आपका नाम अता पता पूछेगा क्या वो, नो, क्योंकि कोई लेन देन बाकी नहीं है। कोई आपका अकाउंट बनाएगा क्या वो, नो। लेकिन अगर आप उधारी में लेके आते हो तो आपसे आपकी जन्म कुंडली पूछ लेगा पूरी, किसका लड़का है, किसकी लड़की है, कहाँ रहता है, मोबाइल नंबर क्या है, टाइम पड़ा हो तो आधार कार्ड पैन कार्ड भी देख लेगा, यस और नो। बट ये कब, और आपका अकाउंट बनाएगा उसके बुक्स ऑफ अकाउंट में, आपसे पैसे लेना बाकी है। लेकिन ये अकाउंट कब बनेगा पार्टी का, जब आपका उस पार्टी या पर्सन के साथ मनी और मनीज वर्थ में लेन देन पेंडिंग है, तो ही अकाउंट बनेगा, नहीं तो अकाउंट नहीं बनेगा। फिर भले ट्रांजेक्शन में पार्टी का नाम दिया हो ना दिया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्टी का अकाउंट कब बनता है, जब उस पार्टी या पर्सन के साथ मनी और मनीज वर्थ में लेन देन पेंडिंग है तो ही बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ये बात समझ में आई सभी को, पक्की बात। चलो आगे, पक्का सब लोग साथ में मुन्ना। तो यहाँ पे देखो, नीलेश भैया से उधारी में माल खरीदा, माल खरीदा तो कौन सा अकाउंट बनेगा, गुड्स के केस में याद है कौन से 4 अकाउंट बनते हैं, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। यहाँ पे माल खरीदा, बेचा, खरीदा माल वापस किया कि बेचा हुआ माल वापस आया, तो कौन सा अकाउंट बनाऊं, वेरी गुड, परचेज अकाउंट। और कौन सा अकाउंट बनेगा, नीलेश अकाउंट, बना लिया। परचेस, डेबिट बैलेंस, परचेस है मेरे लिए असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस, असेट बढ़ती है डेबिट करो, कम हो रही है तो क्रेडिट करो। या फिर परचेस का डेबिट बैलेंस, परचेस बढ़ता है तो डेबिट करो, परचेस कम हो रहा है तो क्रेडिट करो। अब तुम बताओ, यहाँ पे माल खरीदने की वजह से परचेस बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ेगा। जैसे जैसे आप माल खरीदोगे वैसे वैसे आपके परचेस अकाउंट का बैलेंस बढ़ेगा ना, और माल खरीदा और परचेस, और माल खरीदा और परचेस अकाउंट का बैलेंस बढ़ा, तो परचेस करेंगे तो परचेस अकाउंट का बैलेंस बढ़ेगा। तो यहाँ पे माल परचेस किया तो डेबिट, यस और नो। उसके बाद नीलेश अकाउंट, नीलेश कौन है मेरा, एसेट, ड्राइंग, डेटर, लॉसेस, लाइबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर, इनकम, गेन। क्या है नीलेश, क्रेडिटर। क्रेडिटर का कौन सा बैलेंस है, ऑल लाइबिलिटीज, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम्स एंड गेन्स आर ऑलवेज हैविंग क्रेडिट बैलेंस। ये टाइप के अकाउंट बढ़ते हैं, क्रेडिट करो, कम हुआ तो डेबिट करो, यस और नो। तो नीलेश इज माई क्रेडिटर, क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिटर्स बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो, कम हुआ तो डेबिट करो। उधारी में माल खरीद रहे तो क्रेडिटर बढ़ेंगे ना भैया, यस और नो। जैसे जैसे आप क्रेडिट बेसिस पे गुड्स परचेस करोगे वैसे वैसे आपके क्रेडिटर्स बढ़ेंगे, तो क्रेडिटर्स बढ़ रहे तो क्या करो, क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी बेटा, परचेस अकाउंट डेबिट होगा और नीलेश अकाउंट क्रेडिट होगा। फॉर्मेट को गोली मारो, बस अभी ये समझो क्यों डेबिट हो रहा है, क्यों क्रेडिट हो रहा है, राइट। नेक्स्ट, कैश परचेस ₹3000, बोलो क्या एंट्री रहेगी, परचेस अकाउंट और कैश अकाउंट, परचेस और कैश। कितने का माल खरीदा कैश में,
3000 का। कौन कौन सा अकाउंट बनेगा? कैश अकाउंट, परचेस अकाउंट। परचेस का भी डेबिट बैलेंस, कैश का भी डेबिट बैलेंस। रूल सेम। डेबिट बैलेंस वाला अकाउंट बढ़ता है डेबिट, कम हुआ क्रेडिट। यस और नो? तो बताओ मुझे, परचेस का डेबिट बैलेंस है, परचेस बढ़ता है डेबिट करो, कम हुआ क्रेडिट करो। यस और नो? अभी ध्यान से सुनना। माल खरीदेंगे तो परचेस बढ़ेगा, बढ़ेगा तो मैं डेबिट कर दूं क्या? माल खरीदा और पैसे दे दिए, कैश पे किया, कैश पे किया तो कैश बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी। खेल खत्म। आ गया सभी का आंसर। परचेज डेबिट हुआ, कैश क्रेडिट हुआ। क्यों डेबिट क्रेडिट हो रहा है समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, पेड वेजेस, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। लिखा सभी ने? ये चेक कर रहे हो ना सब लोग? हाँ। जो चीज नहीं समझ में बोलना बेटा। परचेज अ चेयर फॉर ऑफिस यूज, एक बनेगा फर्नीचर अकाउंट और एक बनेगा कैश अकाउंट। एक बनेगा चेयर अकाउंट, हेलो हेलो, और एक बनेगा कैश अकाउंट। अब चेयर की जगह फर्नीचर अकाउंट बनाओ। सर क्यों? सुनो मेरी बात। अब बताओ मुझे, यहाँ पे चेयर, टेबल, अलमीरा, वार्डरोब, जो भी कुछ बहुत सारे आइटम है, तो सबका सेपरेट अकाउंट बनाते बैठोगे क्या? इसीलिए चेयर, टेबल, वार्डरोब या और कोई टीपॉय वगैरह रखा होगा, कुछ और होगा, तो उन सबको कहाँ पे डाल देना? फर्नीचर में। क्लियर है? डन? नहीं तो क्या सबके इतने सारे 50 आइटम है तो 50 अलग अलग अकाउंट थोड़ी बनाते बैठेंगे, इसीलिए फर्नीचर में लिख दो। चलेगा? सो परचेज अ चेयर फॉर ऑफिस यूज 3200। बताओ कौन कौन सा अकाउंट बनेगा? एक बनेगा फर्नीचर अकाउंट, एक बनेगा कैश अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर ये आपकी क्या है? एसेट। कैश ये भी क्या है? एसेट। दोनों का डेबिट बैलेंस। अब फर्नीचर खरीदा तो मेरे पास फर्नीचर नाम की एसेट बढ़ेगी ना। जैसे जैसे मैं फर्नीचर खरीदूंगा वैसे वैसे फर्नीचर अकाउंट का बैलेंस बढ़ते जाएगा। फर्नीचर बेचा तो फर्नीचर कम होगा, फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर बढ़ेगा, फर्नीचर बेचा तो फर्नीचर कम होगा। अब यहाँ पे फर्नीचर बढ़ रहा है या कम हो रहा है? खरीदा है या बेचा है? खरीदा है। बढ़ रहा है, बढ़ रहा है तो ऊपर जाने वाले एरो पे सर्कल लगाया और डेबिट कर दिया। कैश ये असेट है, इसका भी डेबिट बैलेंस। कैश बढ़ती है तो डेबिट करो, कम हुआ तो क्रेडिट करो। फर्नीचर खरीदा, कैश पे किया तो कैश कम हो गई, कम हो गई तो क्या कर दूंगा? क्रेडिट। कितने का फर्नीचर था? 3200। यस और नो? कुछ था रे इसमें? नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू मोहन वर्थ रुपीज 1200। मोहन को 1200 रुपए में माल बेच दिया। मोहन को कितने माल बेचा? 1200 में। सोल्ड गुड्स टू मोहन वर्थ रुपीज 1200। अब बताओ यहाँ पे कौन कौन सा अकाउंट बनेगा? सेल्स अकाउंट और मोहन अकाउंट। हाँ, मोहन अकाउंट क्यों? सेटलमेंट के बारे में कुछ बोला नहीं है और पार्टी का नाम दिया हुआ है। बोलो मेरे साथ साथ, सेटलमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला है और पार्टी का नाम दिया हुआ है, तो समझ जाना क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। क्लियर? तो यहाँ पे उधारी में माल बेचा मोहन को। कौन कौन सा अकाउंट बनेगा बताओ? एक तो मोहन अकाउंट और एक तो माल बेचा है तो सेल्स अकाउंट। मोहन और सेल्स। मोहन अकाउंट, सेल्स अकाउंट। बताओ मोहन कहाँ पे क्लासीफाई होगा? एसेट, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, लाइबिलिटीज, कैपिटल, क्रेडिटर, इनकम, गेन। एसेट, ड्राइंग, डेटर्स। डेटर्स क्यों? क्योंकि मोहन को उधारी माल बेचा, मोहन से पैसे आने वाले। जब भी किसी पार्टी या पर्सन से मुझे इन फ्यूचर पैसे आते तो पार्टी या पर्सन मेरा क्या बन जाता है? डेटर। डेटर का कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। और सेल मेरे लिए क्या है? इनकम। इनकम का कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। ऑल लाइबिलिटीज, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम्स एंड गेन्स आर ऑलवेज हैविंग क्रेडिट बैलेंस। ऑल एसेट्स, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस एंड लॉसेस आर ऑलवेज हैविंग डेबिट बैलेंस। और डेबिट बैलेंस का रूल, बढ़ता है तो डेबिट, कम हुआ क्रेडिट। क्रेडिट बैलेंस का रूल, बढ़ता है तो क्रेडिट, कम हुआ तो डेबिट। बढ़ना कम होना समझेगा ट्रांजैक्शन से। चलो बताओ। तो मोहन मेरा डेटर बन गया, डेटर का डेबिट बैलेंस। सेल्स मतलब इनकम है, इनकम का क्रेडिट बैलेंस। इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट करो, कम हुआ तो डेबिट करो। माल बेच रहे तो इनकम बढ़ेगी ना बॉस?
और जैसे जैसे उधारी में माल बेचोगे वैसे वैसे आपके डेटर बढ़ जाएंगे। मोहन को उधारी में माल बेचा तो मोहन मेरा क्या बन गया? डेटर। डेटर बन गया मेरा, तो मेरे डेटर्स बढ़ गए। और उधारी माल बेचा और डेटर्स बढ़ जाएंगे, और उधारी माल बेचा और डेटर्स बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं डेबिट कर दूं क्या? चलो आगे, कहाँ तक पहुंचे रहे हम लोग? मोहन 1200, 1200, 1200। उसके बाद विड्रू कैश फॉर ऑफिस यूज 3000 फ्रॉम बैंक। बोल बेटा, ऑफिस पर्पस के लिए कैश विड्रॉ किया है। कौन कौन सा अकाउंट? कैश, पक्का सोच लो। कैश अकाउंट और कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट। कैश असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस, कैश बढ़ती है तो डेबिट करो, कम हुआ क्रेडिट करो। बैंक से पैसे विड्रॉ किए मतलब बैंक में बैलेंस होगा ना। बैंक बैलेंस ये भी आपकी असेट ही एक प्रकार से, असेट बोलो डेटर बोलो, तो उसका भी क्या है? डेबिट बैलेंस। हाँ, अगर बैंक ओडी होता तो बैंक ओडी होता तो बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक सीसी, ओडी, तो ये लाइबिलिटी होता। बट बैंक ओडी नहीं है, बैंक बैलेंस है। चलो बताओ, बैंक से पैसे विड्रॉ किए बिजनेस पर्पस के लिए। क्या पर्पस है अभी तक पता नहीं है, तो पहले विड्रॉ करके बिजनेस में लाए होंगे ना। बिजनेस में कैश आई, यानी कैश बढ़ गई, और बैंक बैलेंस आपका असेट कम हो गया। जैसे जैसे पैसे विड्रॉ करते हो बैलेंस कम होता है। नहीं तो जाके देखो एक बार एटीएम से पैसे विड्रॉ करो, देखो आपको मैसेज आएगा। बट सर हमें ऐसा मैसेज आता, योर अकाउंट हैज़ बिन डेबिटेड, और आपने तो यहाँ पे क्रेडिट लिख दिया है ना। होता होगा ना ऐसा, आप जब बैंक से पैसे विड्रॉ करते हो तो आपको ऐसा मैसेज आता है, योर अकाउंट हैज़ बिन डेबिटेड। और जब कोई आपके अकाउंट में पैसे डालता है, आपके पापा मम्मा, तो आपको मैसेज आता है, योर अकाउंट हैज़ बिन क्रेडिटेड। ऐसा क्यों? क्योंकि आप खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो। बैंक जो मैसेज करती है बैंक उसके पॉइंट ऑफ व्यू से करती है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, माइंड योर ओन बिजनेस। You have to record the transaction from the point of view of business and not from the point of view of any other person. तो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक सही है। ये देखो, ये बैंक है और ये आप हो। आपने बैंक में पैसे डिपॉजिट किए, बरोबर है। अब बैंक के पास कैश है तो बैंक क्या बोलेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू आप अकाउंट। आपका नाम सुंदर। बैंक क्या बोलेगी? बैंक के पास पैसे आ गए तो बैंक बोलेगी कैश अकाउंट डेबिट, 1000 रुपये डिपॉजिट किए थे। किसने? सुंदर ने। तो सुंदर क्या बन गया? बैंक का क्रेडिटर। इसीलिए बैंक सुंदर को मैसेज करेगी, देख सुंदर, देख तेरा अकाउंट क्रेडिट किया। तो बैंक मैसेज करती है, योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड। और सुंदर क्या बोलेगा? बैंक में पैसे डिपॉजिट किए तो बैंक बैलेंस बढ़ गया और सुंदर के पास से कैश कम हो गई। सुंदर बैंक को डेबिट करेगा और बैंक सुंदर को क्रेडिट करेगी। तो आप जब सोचते हो, आप आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हो। बैंक जब मैसेज करेगी तो बैंक उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैसेज करेगी। आपका पॉइंट ऑफ व्यू बैंक का पॉइंट ऑफ व्यू अपोजिट रहेगा ना बॉस। कुछ बात समझ में आया क्या? आ जाओ। अमाउंट था बेटा यहाँ पे 3000। तो आपको आदत नहीं इसकी, हो जाएगी 3000। ये कितने बेटा बताओ तो? 10,000, 1,000, 15,000, 1.5 लाख, 1 लाख, 5,500, 30। ठीक है, समझ आए? ठीक है, पूरी फिगर लिख लूँ। आ जाओ। उसके बाद सोल्ड ओल्ड फर्नीचर। अच्छा, काफ़ी बार आप लोग देखते होंगे ना सर, ये आप ऐसे टिक क्यों लगाते? ऐसे लगाओ ना। इसके पीछे वजह है, क्योंकि आप जब आप आगे जा कर के कोई प्रोफेशनल कोर्स के अंदर में देखो, जनरली आर्टिकलशिप होती है ना। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स में आर्टिकलशिप आप जब करोगे आगे जाके, तो आप ऑडिट करोगे, चेक करोगे, तो ये जितने भी फिगर्स होती है लिखी हुई रहती है, ये सारी फिगर्स आपको चेक करना रहता है। ग्रीन पेन यानी ऑल सेट।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिगर चेक कर लिए, रेड पेन से टिक किया ना, कुछ तो गड़बड़ है उसमें। तो अब बताओ, आप यहाँ पे ऐसे चेक करोगे तो फिगर मिट नहीं जाएगी क्या? इसीलिए आप लोगों ने ऐसे नहीं चेक करना चाहिए। कैसे चेक करोगे? समझ में आया? इसीलिए सीए का जो लोगो है, समझ में आया वो लोगो में ऐसे टिक क्यों है? तो यार, क्योंकि कभी भी हम लोग जब फिगर कोई चेक करते हैं तो उसके ऊपर से ऐसे टिक लगाते हैं, ताकि वो फिगर भी खराब ना हो और आपको सारी वो फिगर जो नंबर्स लिखा हुआ है वो भी उसके अंदर का दिखे। इसलिए ऐसे टिक नहीं लगाना आज के बाद। अब अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स के स्टूडेंट हो तो आप टिक कैसे लगाओगे? ऐसे। ऐसे नहीं लगाना अब। डन? क्योंकि आप कोई भी फिगर पे आप ऐसे टिक लगाओगे, देखो अब ये फिगर नहीं दिखेगी। ऐसे नहीं। ये आप लोगों के लिए नॉर्मल है। ऐसा है। आ जाओ, हो जाएगी आदत आपको धीरे धीरे आर्टिकल सारी चीज़ों की। बट उसके लिए आपको इंटर क्लियर करना पड़ेगा ना, इंटर के लिए फाउंडेशन क्लियर करना है। आ जाओ नेक्स्ट। पेड फॉर प्रिंटिंग बिल रुपीज, अच्छा 11 नंबर। रिसीव डिविडेंड, अच्छा ओल्ड फर्नीचर का लिया नहीं क्या? सोल्ड ओल्ड फर्नीचर फॉर ऑफ रुपीज 9,000। ओल्ड फर्नीचर हमने बेच दिया भाई साहब। कितने में बेचा है? 9,000। कौन कौन सा अकाउंट बनेगा? फर्नीचर बेच दिया, पार्टी का नाम कुछ दिया नहीं है, सेटलमेंट के बारे में बोला नहीं है, कुछ भी नहीं बोला है, शायद कैश में बेचा होगा। एक बनेगा कैश अकाउंट और एक बनेगा फर्नीचर अकाउंट। कैश ये भी असेट है, फर्नीचर ये भी असेट है, तो दोनों का डेबिट बैलेंस। उसके बाद डेबिट बैलेंस बढ़ता है, डेबिट करो, कम हुआ क्रेडिट करो। फर्नीचर बेचा तो आपके पास कैश आ गई, कैश आ गई तो कैश बढ़ी ना, कैश बढ़ गई तो कैश को डेबिट किया। फर्नीचर बेचा, फर्नीचर असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस। फर्नीचर बढ़ता है तो डेबिट करो, कम हुआ तो क्रेडिट करो। बढ़ना कम ना समझेगा ट्रांजेक्शन से, ट्रांजेक्शन है फर्नीचर बेचने का, तो फर्नीचर कम हो गया, कम हो गया तो क्रेडिट कर दो। देखो ना, डेबिट बैलेंस वाला अकाउंट कम होता है तो, बोलो बेटा, डेबिट बैलेंस वाला अकाउंट कम होता है तो क्या करना है? क्रेडिट। देखो मैंने क्रेडिट कर दिया। क्लियर? चलो आगे। उसके बाद रिसीव डिविडेंड ऑफ 1,000। डिविडेंड मिला है बेटा 1,000 का, बोलो। कैश अकाउंट और डिविडेंड अकाउंट, दो अकाउंट बनेगा। और कोई अकाउंट बन सकता है क्या? अच्छा, किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है ना कि सर मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए तो प्लीज पूछना। अब आप लोगों को थोड़ा सा एटीट्यूड चेंज करना होगा। जो बच्चे नए बच्चे आए, खास करके आप लोगों के लिए, अब आप लोगों को जहाँ भी डाउट आए वहाँ पे आपको सौगंध है आपके चाहने वालों की, तब के तब डाउट पूछो। जो आप डाउट नहीं पूछोगे वो ही एग्जाम में आता है। मैं एक बार वापस बोलूँ, जो आपको डिफिकल्ट लगता है वो ही एग्जाम में आता है। 8, 9, 10th में कैसा होता था? आपको पता तो था पेपर में क्या आने वाला है, हिंट मिल जाती थी। और क्लास में एग्ज़ाम होती थी, जो टीचर आपको रोज़ पढ़ा रहे वही पेपर सेट करते थे, और जो साल भर क्लास में प्रेजेंट रहते थे, जो टीचर के फेवरेट रहते थे, वही क्लास में रैंक 1 आते थे। यस और नो? बट अब वैसा नहीं है। आप लोगों को जहाँ डाउट है वो पेपर में आने वाला है, तो आपके सारे डाउट क्लियर करो। सर इसका मतलब ये है कि अगर हमें डाउट नहीं है तो पेपर में कुछ आएगा ही नहीं? नो। आपको अगर कोई डाउट नहीं बचा, आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी तो आपका रैंक आएगा, मेरिट आ जाओगे, अच्छा स्कोर आएगा। कोई गलत है क्या उसके अंदर में? तो प्लीज़ पूछना है ना? मैं माँ कसम, मैं बाहर किसी को कोई बात नहीं बोलूँगा कि आपने इतना छोटा डाउट पूछा, ये अपने बीच की बात रहेगी। तो जो भी डाउट है, फिर चाहे कितना भी बेसिक क्यों ना हो, वो आप पूछो। और यही आपके पढ़ाई का एटीट्यूड और रवैया रखना है आप सभी ने। जब भी आप पढ़ो तो आपकी वाई पावर बहुत स्ट्रांग रखना है। आपने ऐसा पूछना है आपके टीचर से, वाई, ऐसा क्यों सर, ये ऐसा क्यों, ऐसा एक बार बोलो, वाई बोलो, वाई, वाई। हाँ, विल पावर से कोई लेन देन नहीं है आपके, आपकी वाई पावर अच्छी होनी चाहिए, तो ही आप ये कोर्स में आगे टिक पाओगे। वरना बहुत जल्दी छटनी हो जाएगी, इंटर में निकल गए या फाइनल कर ही नहीं पाए क्लियर। तो आपको थोड़ा सा अपने इरादों को मजबूत रखना है, थोड़ा सा बेशर्म बनना है क्लास में और पूछना है डाउट।
बाकी लोग कुछ भी सोचो, उनको सोचने दो, आपने बिल्कुल पूछ लेना। क्लियर? चलो आगे बोलो बेटा, क्या बोला है? रिसीव डिविडेंड, एक बनेगा कैश अकाउंट, एक बनेगा डिविडेंड अकाउंट। कैश ये असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस, कैश बढ़ती है तो डेबिट करो, कम हुआ क्रेडिट। डिविडेंड ये इनकम है, इनकम का क्रेडिट बैलेंस। सर इनकम क्यों? अरे डिविडेंड मिल रहा है, रिटर्न ऑन शेयर है ना, रिटर्न, इनकम, कमाई, इनकम का क्रेडिट बैलेंस बढ़ता है, क्रेडिट, कम हुआ डेबिट। बोलो कैश मिल रही है तो कैश बढ़ेगी ना, बढ़ेगी तो ऊपर जाने वाला एरो डेबिट। डिविडेंड मिलने की वजह से कमाई बढ़ती है या कम होती है? बढ़ती है ना कमाई, तो बढ़ती है तो ऊपर जाने वाले एरो को सर्कल लगाओ क्या। कितना था डिविडेंड? 1000। उसके बाद पेड फॉर प्रिंटिंग बिल ₹200। बोलो बेटा, पेड फॉर प्रिंटिंग बिल ₹200 क्या है, कौन कौन सा अकाउंट बनेगा? प्रिंटिंग एक्सपेंस अकाउंट और कैश अकाउंट, ठीक है। एक है प्रिंटिंग एक्सपेंस या प्रिंटिंग स्टेशनरी, और एक बनेगा कैश अकाउंट। प्रिंटिंग स्टेशनरी खर्चा है, डेबिट बैलेंस, कैश असेट है, ये भी डेबिट बैलेंस। रूल, डेबिट बैलेंस वाला अकाउंट बढ़ता है डेबिट करो, कम हुआ तो क्रेडिट करो। बोलो बेटा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये जो आप प्रिंटिंग बिल दे रहे हो, जैसे जैसे आप प्रिंटिंग करवाओगे आपके प्रिंटिंग के खर्चे बढ़ेंगे, सो प्रिंटिंग अकाउंट का बैलेंस बढ़ते जाएगा। प्रिंटिंग बिल की वजह से, सैलरी की वजह से सैलरी नाम का खर्चा बढ़ता है, प्रिंटिंग की वजह से प्रिंटिंग बिल बढ़ रहे हैं, तो प्रिंटिंग को डेबिट करो। प्रिंटिंग बिल पे किया तो कैश कम हो गई, कैश कम हो गई तो कैश को क्रेडिट करो। कितना पे किया? वेरी गुड, कुछ था इसमें, सिंपल है। उसके बाद ये फॉर्मेट आप लोगों को मैंने बता ही दिया था, यही फॉर्मेट में लिख रहे हैं कि हम लोग देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिल द टेबल। हाँ, टेबल फिल करना है। स्टार्टेड अ बिजनेस विथ कैश, ये हर एक बच्चे ने टेस्ट लिखी है ना, और यहाँ पे भी आपके पास टेस्ट लिखा हुआ पन्ना है या बुक है, टेस्ट के लिए एक सेपरेट बुक बना लेना आप लोग। स्टार्टेड अ बिजनेस विथ कैश, अकाउंट्स अफेक्टेड कौन कौन से अकाउंट रहेंगे? कैश, कैपिटल, कार है, कहाँ है? कैश है, और अच्छा कार भी है क्या? ओ गॉड्स, कैश, कार, और बिजनेस स्टार्ट किया ओनर ने तो कैपिटल अकाउंट। बोलो बैलेंस कौन सा है? कैश का डेबिट बैलेंस, कार का भी डेबिट बैलेंस, कैपिटल का, समझ में आया ना कैसे सॉल्व करना है? कैश और कार का डेबिट बैलेंस मतलब ये अकाउंट बढ़ते हैं तो डेबिट, कम हुआ क्रेडिट। कैश और कार क्या होगा? डेबिट, क्योंकि ओनर ने बिजनेस में कैश लाई, बिजनेस में कैश बढ़ी। ओनर ने बिजनेस में कार लाया, बिजनेस में कार बढ़ गया। और ओनर जब भी धंधे में मनी और मनी जरूरत में कुछ लाता है तो कैपिटल बढ़ेगा, तो कैपिटल को क्या करना है? कैपिटल बढ़ा तो क्रेडिट, कम हुआ तो डेबिट, तो कैपिटल क्या होगा? क्रेडिट। कैश कार कितने का था? 50 और 75, 50,000, 75,000। कैपिटल कितना हो जाएगा टोटल? कैपिटल का कौन सा बैलेंस था? क्रेडिट बैलेंस, ये बढ़ता है तो क्रेडिट, कम हुआ तो डेबिट। अब ओनर जब भी धंधे में कुछ लेके आएगा तो कैपिटल बढ़ेगा ना, और ओनर ने बिजनेस में क्या लाया? कैश और कार, तो कैश और कार बढ़ गई तो उसे क्या किया? डेबिट। कैपिटल को क्या किया? क्रेडिट। चेक करो, डेबिट और क्रेडिट आपका टैली है। अच्छा, डेबिट क्रेडिट टैली क्यों होता है, कोई मुझे बताएगा? ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू है, लेन देन, देन देन, लेन देन, और हर बार ये लेन देन इक्वल होते हैं, इसीलिए तो आपके अकाउंटिंग में हर बार डेबिट क्रेडिट इक्वल होता है। आपने 100 रुपये दिए दुकानदार को और 40 रुपये का कुछ तो सामान खरीदा, आप 100 दे के 40 का सामान लेके घर पे आ जाओगे क्या? आप इक्वल करोगे ना वहाँ पे लेन देन, कैसे? चलो भैया 60 वापस करो, 100 दिए 40 का सामान लिया, 60 वापस करो, मतलब अल्टीमेटली आप 40 का सामान लोगे तो 40 ही दोगे, तो हर बार लेन देन इक्वल रहेगा ना। बस यही वजह है आपके अकाउंटिंग सिस्टम में आपकी बैलेंस शीट टैली होती है, हर एंट्री में डेबिट क्रेडिट इक्वल होता है, ट्रायल बैलेंस टैली होता है।
जैसे जो बच्चों को अभी तक पता नहीं बैलेंस शीट क्या है, ट्रायल बैलेंस क्या है, टैली होना क्या है, सब बताऊंगा, डोंट वरी। अभी यहाँ तक जो बताया वो समझ में आया, बाकी बात डन। बाकी काम लोग डिस्कस करेंगे टुमारो। जो बच्चों ने टेस्ट सॉल्व नहीं की है प्लीज़ एक बार टेस्ट सॉल्व कर लो। जो अपसेंट है, आप लोगों के पास में टेस्ट पेपर है, प्लीज़ सॉल्व कर लो। क्वेश्चन पेपर है ना, किसी ने सॉल्व नहीं किया टेस्ट बताओ ज़रा। एक और कोई? बस बॉस एक ही बच्चा, ऑड मन आउट, ऐसे कैसे?